नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। 8 में किसकी ठाठ इसलिए क्योंकि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। जी हां, 27 मार्च को पहली वोटिंग होगी तो 29 अप्रैल को आखिरी, यानी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त 8 चरणों में वोटिंग होनी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बंगाल में इस बार 8 चरणों में होना है। बीजेपी ने हिंसा का हवाला देते हुए 8 चरणों में चुनाव की मांग की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 में किसकी ठाठ होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। बीजेपी की सियासी स्कूटी स्पीड पकड़ रही है तो दीदी अपनी स्कूटी को संभालने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां पर जनता के सम्मुख विकास के विषयों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये सांकेतिक है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। पेट्रोल, डिजेल, কৃষকদের ড্রাকোনিয়ান ল সব মিলিয়ে মোদি সরকারের এই দেশটাকে মোদি সরকার বেচে দিচ্ছে। पहले दीदी ने स्कूटी की सवारी की। करीब 24 घंटे बाद स्मृति ईरानी भी स्कूटी पर रोड शो करने निकल पड़ी। नेता स्कूटी पर हैं तो सियासी तूतू में चौथे गियर में है। इनकी सरकार की इनकी स्थिति ऐसी है कि पेपर में आते नहीं है। किसी प्रकार से न्यूज में बने रहने के लिए नाटक है। जिनको सरकार चलाना आता है नहीं है, वो स्कूटर चलाने आती है। सरकार चला रहे हैं पीके, स्कूटर उनकी सिक्योरिटी, ये स्थिति है। स्कूटी तो कुछ तो करो, नाटक भी ठीक से करना चाहिए। इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। पूरा देश में परिवर्तन हुआ है, बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। जो हमारा ममता बनर्जी करता है, कल तो देखा है ना आप, डीजल पेट्रोल का दाम जो बढ़ता है, इसके लिए कल ई स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्कूटर है वो चला है। तब हम लोग तो सभी बोलता है, बंगाल का देख के सब करता है। जो आज हम लोग करेगा, दूसरा बाद में दूसरा स्टेट करता है। हालांकि बंगाल की मौजूदा विधानसभा में लेफ्ट और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन अब की बार सत्तारूढ़ तृणमूल का मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी समय समय पर बंगाल में रैलियां कर रहे हैं और दीदी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दीदी भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रही है। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। जय श्री राम। बंगाल के लिए बीजेपी ने आक्रामक रणनीति तैयार की है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे। ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है, इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे। ঘরের কন্যা, ঘরের বউ তাকে কয়লা চোর বলছেন, আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো। লড়াই থেকে যেতে এসো, খেলা হবে, খেলে देखो। बीजेपी ने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को भी बंगाल के चुनाव प्रचार में लगा दिया है। टीएमसी की सरकार, हमारी दीदी की सरकार, इतना पैसा दिया गया है हाईवेज के लिए, कहीं इस मामले को भी लटका न दे, अटका न दे, भटका न दे, इस बात की हमको चिंता है। लेकिन मैं जानता हूं, अब यह हाईवेज के लिए जो पैसा दिया गया, अब वह न लटकने पाएगा, न अटकने पाएगा, न भटकने पाएगा। हाईवे बंद कर रहेगी, क्योंकि अब तो टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही आज हुआ हो, लेकिन अपनी अपनी जीत के दावे महीनों से किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन
वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं? देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी इस इलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ेगा, बीजेपी और दीदी दोनों की चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। चुनौती सत्ता बचाने की और चुनौती सत्ता पाने की। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रवक्ता और पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, नेता सीपीआई के जुड़ेंगे। शाकिब अली, टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और संजय कुमार जी, सेफोलॉजिस्ट, हमारे साथ पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम हैं, और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी चल रही है। ये परिवर्तन वाली डेट शीट है क्या वोटिंग की 8 चरणों में? देखिए, बहुत लंबे समय से बंगाल के अंदर जो आर्थिक मजबूती जनता तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच रही है। एक बहुत ही वायलेंट स्टेट बनता जा रहा है। कहीं पहले दूसरे राज्य होते थे जहां चुनावी दंगे होते थे, अब यहां लगातार बंगाल में हो रहे हैं। अपनी कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए, जैसे जो कट मनी है, सिंडिकेट है, इस पूरी जो राजनीति के अंदर फंस गई है वहां पर दीदी, और उससे नीचे जो जनता तक पहुंचने चाहिए सुविधा। आप देखिए, आयुष्मान भारत वहां नहीं पहुंच रहा, वहां पे किसानों की सम्मान निधि नहीं पहुंच रही। हमारी पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि जो जनता मांग करेगी, और उसी हिसाब से वहां पर मैनिफेस्टो की तैयारी हो रही है। जो जनता मांग करेगी वहां पर सुशासन लाना है, और बंगाल की जनता देख रही है किस तरह से पूरे देश के अंदर सुशासन आ रहा है, किस तरह से नीचे तक पैसा पहुंच रहा है। जो चोरी होता था आज नीचे तक पहुंच रहा है। एक उम्मीद जग रही है जनता के अंदर, और तुष्टीकरण भी एक अपनी चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, जहां हिंदू धर्म के त्योहारों को फॉलो करने के अंदर भी बड़ी पीड़ा होती है लोगों को। तो हर तरह से, चाहे संस्कृति हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे आर्थिक मजबूती हो, एक गुड गवर्नेंस, उस गुड गवर्नेंस को पाने के लिए आज जनता वहां संघर्ष कर रही है, अपनी जान तक गंवा रही है। राज्यवर्धन जी, लेकिन ममता जी तो इससे सीधा इनकार करती हैं। हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं दुर्गा मां की पूजा करती हूं, मैं जय सिया राम बोलती हूं, हाँ उनकी तरह जय श्री राम नहीं बोलती हूं। सुबह वाली तस्वीर दिखाइए, आज जब चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला था तो पूजा पाठ कर रही थी, और बहुत बड़ी पूजा उन्होंने कराई, और उसकी तस्वीरें भी मीडिया के साथ शेयर की। तो फिर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदुओं के खिलाफ वो राजनीति कर रही है, कैसे साबित होगा? देखिए, अभी एक खबर मैंने पढ़ी जहां एक मौलवी हैं अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने एक सेक्युलर फ्रंट शुरू करा है, और उसके अंदर कांग्रेस भी उसके जा रही है, उसके अंदर कम्युनिस्ट भी जाते हैं, और उस तरह से एक सेक्युलर फ्रंट तैयार होता है। और ये वही मौलवी है जो कुछ समय पहले कह रहे थे कि पूजा कर रहे थे, ऐसे मैंने सुना, कि कम से कम 50 करोड़ हिंदुस्तानी मरने चाहिए कोविड के अंदर। एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ ममता जी अपनी राजनीति को बचाने के लिए हैं। अब ये सब तो वो कहेंगे, लेकिन जो हो रहा है वो जनता के सामने प्रत्यक्ष है, और जनता, वहां की जनता देख रही है। और यही कारण है कि जब अमित शाह जी वहां जाते हैं, नड्डा जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हमारे जो वरिष्ठ जो नेता वहां पर जाते हैं, तो एक जन समूह, एक सैलाब उनके साथ जुड़ जाता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, कौन से चुनाव में, कौन से राज्य में ऐसा होता है कि जहां करीब 200 तक जो कार्यकर्ता हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और उसको हर बार कह दिया जाता है कि साहब फांसी, सुसाइड कर रहे हैं। मतलब ये कौन से राज्य में होता है, और किस तरह की राजनीति बंगाल में हो गई है। ये जो कल्चर है कि इतनी, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि उस पर्सनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए देश भले ही जाए भाड़ में, पश्चिम बंगाल की जनता जाए भाड़ में, लेकिन हमें सत्ता बचा के रखनी है। साकिब अली जी, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अजय कुमार जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। क्यों साकिब अली जी? वो कह रहे हैं हिंदू विरोधियों से आप लोग साठगांठ करते हैं, फिर ये पूजा वाली तस्वीरें सामने रखते हैं, हिंदू विरोधी आपकी राजनीति है। और साथ ही स्मृति ईरानी ने स्कूटी चला के कह दिया है कि
ममता दी को नहीं आता, ड्राइविंग सीट पर हम ही बैठेंगे। साकिब अली जी। अंजना जी, ऐसा बात है कि पहले नाम ठीक कर लीजिए, साकिर अली मेरा नाम है, ठीक है? साकिर अली, ठीक। देखिए अंजना जी, कभी भी हमारी ममता बनर्जी की सरकार हिंदू विरोधी नहीं रही। ये इनका एजेंडा है, ये इनका प्रोपेगेंडा है कि हिंदू विरोधी बोल के वोट को पोलराइजेशन करके अलग किया जा सके, ताकि जो हिंदू वोट को हम लोग बंगाल में कन्वर्ट करें, क्योंकि इनके पास में जो है कोई बेस नहीं था। देखिए 3 विधायक से ये लोग सत्ता पर बैठने की सपना देख रहे हैं। देखिए आज चुनाव का दिन जो घोषणा हुआ, उसमें तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि ये बंगाल का चुनाव जो है, आज जैसे आपने देखे कि ममता बनर्जी ने पूजा किया, सब कोई लोग पूजा करते हैं, अपने अपने धर्म का पूजा करेंगे लोग, लेकिन आज के चुनाव का जो डेट रखा गया है, ये हमारे प्रधानमंत्री को जो ज्योतिषी है, ज्योतिषी के द्वारा, क्योंकि उनका जो फिगर है 8 फिगर जो है वो देखिए 26 को अगर 2 और 6 प्लस को जोड़ दीजिए, 2 + 6 तो ये 8 हो जाता है। तो ये जो है 8 इनके लिए शुभ अंक है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, और इसके साथ 8 चरण बंगाल का, ये भी उनके लिए शुभ, उनको जोशी ने कहा। अब ये तो राठौर साहब ही बताएंगे। हाँ, ये जो जोशी का जो शूटर है, क्या एक पर जानबूझकर टारगेट किया गया है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप शुभ नंबर चुना गया है पीएम के लिए। मतलब आप कह रहे हैं, साकिर जी सुनिए ना, आपकी बात ही समझ रहे हैं सर। मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कहा गया था कि 8 आना चाहिए कहीं, चाहे 8 फेज हो जाए, चाहे 8 तारीख हो जाए, चाहे कुछ नंबर्स का जोड़ 8 हो जाए। क्या कहा गया था? मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं कि चुनाव आयोग आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के निजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चुनाव आयोग चल रहा है। आप सुन रहे हैं अपने आप को? सुनील अरोड़ा जी 14 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। आप देखिए कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना पानी पिए हैं, वो कितनी बार पानी पिए हैं। जैसे लग रहा है कि उनको पीछे से किसी चीज के पीछे से कोई चीज उनको हिट करने के लिए कि घोषणा कैसे करना है, मतलब कि उनको इतना हो गया प्रेशर कि वो पानी पीते पीते चुनाव घोषणा कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में बंगाल का फेस को, और बंगाल का जो शेड्यूल को उनको रखना था, जैसे उनको गाइडलाइंस मिला था। ये जो है हम आपको बताते, 2 पुलिस ऑब्जर्वर, 1 स्पेशल ऑब्जर्वर। हमारे कहने का मतलब है कि 2016 का चुनाव देखिए, 18 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, 2011 का चुनाव देखिए। राज्यवर्धन जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के ब्योमकेश बख्शी से ये भी पूछ लीजिए कि कितनी बार पानी पीने पे लगता है कि डर गए थे, और कितनी बार पानी पीते तो लगता कि वो डरे हुए नहीं थे। मतलब आप गिन रहे थे कि वो कितनी बार पानी पी रहे हैं। मतलब अब हम ऐसी हल्की बातें करेंगे, आपको लग रहा है कि वो डर रहे थे इसलिए पानी पी रहे थे, इसलिए 8 प्रेशर से पानी पी रहे थे ना, प्रेशर बहुत काफी प्रेशर में थे, प्रेशर में पानी, इसीलिए पानी बहुत प्रेशर में था बेचारा, बहुत पानी पिला दिया राज्यवर्धन सिंह राठौर। देखिए अभी तो मुकाबला शुरू नहीं हुआ है। देखिए अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ, और अभी से आंगन टेढ़ा। अभी तक तो सुनते थे ईवीएम को दोष करते थे, चुनाव अभी संपन्न भी नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुए उससे पहले अब ये ईवीएम को भी छोड़कर अब हॉरोस्कोप के ऊपर आ गए हैं। देखिए जनता की जो सेवा करता है, ये बात आप भगवान उसी के साथ रहता है। जो भी जिस भी रूप में भगवान है वो उसके साथ रहता है। ये घबराहट किस बात की है? आपको ये घबराहट इसी बात की है क्योंकि आपने जनता की सेवा करी ही नहीं, और अब जनता उसका रिस्पॉन्स, रिप्लाई देने को तैयार हो रही है। वो सड़कों के ऊपर भी नजर आ रहा है। अब इन सब में मत जाइए कि कौन सी तारीख को क्या हो रहा है, आप तैयारी करिए। और अब क्या कहते हैं कि इट्स टू लेट, अब बहुत देरी हो चुकी है, और जिस तरह का जो माहौल बन चुका है वो जनता ने तय कर लिया है कि परिवर्तन होकर रहेगा। नहीं देखिए जनता जो है, जनता, ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ 1 सेकंड। दिलीप घोष जी इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद हैं और बंगाल को इस वक्त बंगाल बीजेपी को संभाल रहे हैं। दिलीप घोष जी, डेट्स का ऐलान हो गया है 8 चरणों में, 8 में किसकी होगी ठाठ? पहले तो डेट शीट पर बता दीजिए क्या कहना है, और जो परिवर्तन आप लोग कर रहे हैं, और उधर से खेला होबे, ये 8 किस तरफ जाएगा, परिवर्तन की खेला होबे? देखिए हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कब ऐलान होगा। हम तो पहले से तैयार बैठे हैं लड़ाई के लिए, और परिवर्तन तो होना ही है। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया परिवर्तन का, आगे 2 तारीख तक, मई तक ये चलेगी। उसके बाद नया सरकार आएगा, नई उमंग के साथ परिवर्तन, नया बंगाल होगा, सोनार बांग्ला। खेला होवे का स्लोगन जिन लोग दे रहे हैं, आप देखिए कैसे खेलेंगे वो लोग।
उनका फॉरवर्ड है, उनका डिफेंडर है, उनका स्ट्राइकर है, सब तो हमारे टीम में आ गए हैं। वो इधर से गोल मारेंगे, वो अपना गोल संभालने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम तो गोल मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बात सही है, पिछले जो चुनाव हुआ है उस समय वो लोग फोरफ्रंट में थे, हम लोग तैयारी की स्थिति में उसी में 18 पार्लियामेंट्री सीट जीते हैं और आप तो पूरी तैयारी है। उनके पार्टी के फॉरवर्ड हमारे साथ हैं और वो लोग अपना घर संभालने की तैयारी कर रहे हैं। तो लड़ाई तो होगा और लड़ाई में परिवर्तन जरूर होगा। 200 सीट के साथ बीजेपी सरकार बनेगी। दिलीप जी, पता नहीं टीवी आपके सामने है या नहीं, आपने देखा जरूर होगा क्योंकि प्रतिद्वंदी पर नजर आप रखते हैं। हवन पूजा और बहुत बड़ी पूजा आयोजित की है ममता बनर्जी ने आज सुबह जब तारीखों का ऐलान हो रहा था। आप नाहक ही कहते रहते हैं उनको हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है। देखिए उन्होंने आज कैसी पूजा की है। वो कहती है हम जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलते हैं। सुनिए ये पूजा की आवाज भी सुनाइए। पाठ कौन करता है? बोलिए दिलीप जी। हाँ, मैं देखता हूँ। अब बोलिए दिलीप जी। जी देखिए, मैं जो देखा टीएमसी का जो सिंबल है उसका पूजा हो रहा है। ये पूजा तो अंतिम पूजा, जब अंतिम समय आता है लोग गीता पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। मुझे लगता है इसी प्रकार जिन्होंने 50-50 साल से चली आ रही सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद करा दिया, इस बार भी 8-10-20 स्कूल में पूजा नहीं हो पाया, या तो टीएमसी राज के कारण या तो तालिबान राज के कारण। जिन्होंने दुर्गा पूजा बंगाल की एक नेशनल फेस्टिवल है हमारे यहाँ की, तो वो उसमें भी मूर्ति विसर्जन में बंदी लगा दी क्योंकि मुहर्रम का जुलूस है और उसके लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा जजमेंट के लिए, फिर विसर्जन हुआ। तो आज उनका प्रायश्चित का समय आ गया है। जो बात उन्होंने पहले बोला था उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। लोगों की मन में जो क्लेश जमा हुआ है उनके बारे में उसको धोने के लिए, लेकिन लोग किए हुए जो बात उस पर विचार करते हैं। अगले चुनाव भी उसी प्रकार होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर लोगों ने वोट डाल दिया तो गुस्से में आ गए, तो किसान वाला मुद्दा बड़ा हो गया। तो देखिए पेट्रोल डीजल तो आज पहली बार नहीं बढ़ रही। पिछले 10 साल में हमारे देश की बजट कितनी गुना बढ़ी है, 100 कब पार किया था सर, सेंचुरी कब ठोकी थी? और बजट में ये पेट्रोलियम 27% थी सर। ना पेट्रोल सेंचुरी कहाँ ठोकी थी? नहीं, पेट्रोलियम जो बढ़ा है आज नहीं है, पिछले मनमोहन सरकार के समय से देखिए। मुझे मालूम है 22-23 रुपया था, उससे बढ़कर के 60-70 रुपया हुआ था। अभी कहाँ आया? तो बढ़ता रहता है। ये इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके साथ जुड़ा हुआ, ये कांग्रेस का देन है, किसी का हाथ में ब्रेक नहीं है। हाँ, सरकार प्रयास कर रही है, कई बार छलांग लगाई फिर पीछे आई। मुझे लगता है ये भी होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोगों का क्रय क्षमता बढ़ा है, लोगों की आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, सरकार की बढ़ी है, देश दुनिया में हमारी ताकत बढ़ी है, तो लोग इसको देखते हैं। इसलिए एक सामूहिक स्थिति है, वो बदल जाएगी। किसानों का लड़ाई केवल दिल्ली तक क्यों है, बंगाल में क्यों नहीं किसान लड़ाई करते हैं? आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल अब कोई इशू नहीं है, इस देश में सभी संपन्न हो गए हैं और कितना भी कीमत बढ़े कोई असर नहीं डालता, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इतना वहन करने का शक्ति हमारे समाज में है। उनकी काफी सरकार देख रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए समय पर कंट्रोल भी हो जाएगा। पिछले कई बार ऐसा हुआ है, पिछले कई बार लगातार कम भी हुआ था, बढ़ रहा है, फिर उसको कम करेंगे। सरकार देख रही है, पूरा सतर्क है। ये हिंसा की वजह से आप लोगों ने 8 फेजेस में मांग की थी और 8 फेजेस में ही चुनाव हो रहे हैं। अभी हमारे साथ एक समर्थक थे टीएमसी के, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का फेवरेट नंबर 8 है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चुनाव आयोग ने तारीखें रखी हैं। मुझे नहीं मालूम एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं या तो ज्योतिष क्या बोलते हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव हमेशा रक्त रंजित होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए 542 सीट में चुनाव हुआ, देश में 500 सीट में कहीं ईटा पत्थर नहीं चला, पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ा। बंगाल में 42 के 42 सीट में हिंसा हुआ, मर्डर हुआ, लोगों ने हाईवे जाम किया, बूथ में ताला मार दिया। जब तक सेंट्रल फोर्स नहीं आता लोगों को हिम्मत नहीं होता घर से निकलने के लिए। इसीलिए हमने भी निवेदन किया था चुनाव कमीशन से कि ज्यादा से ज्यादा फेज में हो और ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्स हो, कि हर बूथ तक सेंट्रल फोर्स हो। स्टेट पुलिस का ऊपर किसी का भरोसा नहीं है क्योंकि उनके सामने चोरी होती है, रिगिंग होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको भी लगा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव तभी हो पाएगा जब ज्यादा फेज में होगा, और इसलिए उसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप घोष जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, তখন আমি গুরুত্বটা বুঝতে পারি এবং আমি হয়তো ভেবেছিলাম আজকে প্রেস কনফারেন্স হয়তো হবে না,
কিন্তু যেহেতু কখনো কখনো কোনো কোনো সাবজেক্ট খুব ইম্পর্টেন্স নিয়ে নিজেদেরই ধাক্কা মারে যে করা উচিত, এবং সেই জন্য আমি যখন দেখলাম আপনারা সবাই এখানে আছেন, তখনই আমাদের কোর কমিটির মিটিং চলছিল। সেই মিটিং থেকে কথা বলে বেরোনোর পরে এটা হচ্ছে। আমি প্রথমেই বলি, আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। ইলেকশন কমিশনকে মান্যতা দিয়ে তারা যেভাবে অ্যানাউন্স করেছেন আমরা সেভাবেই করব। কিন্তু কোথাও কোথাও একটা কোশ্চেন এসে যাচ্ছে। বিহারে 240টা সিট, 3টে ফেজে ইলেকশন হয়েছে। আসামে 3টে ফেজে ইলেকশন হচ্ছে। তামিলনাড়ুতে সম্ভবত 240-এর মতো সিট, 34, তাতে সেখানে 1 ডে ইলেকশন। কেরালায় সিপিএম গভর্নমেন্ট আছে 1 ডে ইলেকশন। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন। কেন? কাকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য? একটু তো ন্যাশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission to have a highest regard. Election commission is an important body. If they don't give justice to the state and the people, then where do the people go? Now, whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, BJP requisition, I am very sorry to say that they cannot trust. I'm really sorry. My question would be to election commission. I'm really sorry. And my question would be to election commission. I welcome your decision, but tell me why half-half district election you're bidding. मेरा सवाल चुनाव आयोग से है कि मैं उनके फैसले का स्वागत करती हूँ। सेकेंड मार्च आप लोगों ने इलेक्शन शुरू किया है। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের আমার পার্ট 1, পূর্ব মেদিনীপুরের আমার পার্ট 1, এবার বিয়ে পার্ট 1 পার্ট 2 শেখাচ্ছে। ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों किया? एक डिस्ट्रिक्ट को बांट कर पार्ट 2 पार्ट 1 किया। যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। বুঝুন অবস্থা। मतलब एक जिले में 2 बार 3 बार। নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট 2, পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট 2, पूर्व मिदनापुर बांकुड़ा पार्ट 2। অমিত শাহ কোথায় বলছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাবে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে। আসামের ইলেকশনটা একবারে করে নিয়ে 27 মার্চের মধ্যে केरला और तमिलनाडु का इलेक्शन यहाँ पे 23 दिन का फुटबॉल 23 दिन का खेला चले हमें कुछ नहीं आता बता रहे हैं आप लेकिन आपको আপনারা মনে করেন আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। আপনি জেলাকে ভাঙছেন, বিজেপি আপনারা জেলাকে ভাঙছেন, আপনারা মা বোনদের ভাঙছেন, অসম্মান করছেন, আপনারা ভাই বোনদের ভাঙছেন, আপনারা হিন্দু মুসলিম ভাঙছেন, আপনারা বাঙালি বাঙালি ভাবছেন, আপনারা বাঙালি রাজবংশ ভাবছেন, আপনারা বাঙালি মুসলিম
মুসলিম ভাবছেন, আপনারা টোটাল দেশটাকে ভাঙছেন। কিন্তু মনে রেখে দেবেন, বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে মমতা ব্যানার্জি, আমি একটা কথা আপনাদের বলি, বাংলাটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো চিনি। আমি গত 40 বছর ধরে আমার ছাত্র রাজনীতি থেকে আমি কিন্তু বাংলার বর্ডার টু বর্ডার চিনি, জেলা টু জেলা চিনি, অ্যাসেম্বলি টু অ্যাসেম্বলি চিনি। কাজে আপনারা যা করবেন, আপনাদের সব চক্রান্ত আমরা ভেঙে দেবো। আপনাদের हम आपको पूरी तरह से हराएंगे। আমি মনে করি বাংলার মানুষ দেবে, বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। আর আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, बंगाल में बंगाली ही राज करेगा। प्लीज कंसीडर वेस्ट बंगाल इज योर ओन स्टेट, डोंट कंसीडर in the eyes of BJP, and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. I am really sorry, I am soft, but we welcome your decision because we respect all of you the constitutional position. But please see, मैं शॉक हूँ, is being deputed as बीजेपी की नजरों से बंगाल को मत देखिए। 2019, Mr. Dilip Dubey or somebody was the observer, and what he has done here, we know all the drama, we know all the games. So our request would be, please see, BJP has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, केंद्र सरकार अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है इस इलेक्शन के लिए। And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out our battle. But I will request the election commission, stop. हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। BJP already sent the money on the इलेक्शन कमीशन से कहूंगी कि मनी पैसे का गलत इस्तेमाल रोके। Tell him, as a home minister, he should work for the country. But as a home minister, he cannot misuse his power for West Bengal election. गृह मंत्री अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। As a prime minister, you use your power. But as a prime minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of आप प्रधानमंत्री के तौर पे अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजेपी के हवाले से मत इस्तेमाल कीजिए। তারা যদি সবাই মিলে মনে করে বাংলাকে আমরা ধ্বংস করব, বাংলাকে আমরা নিগৃহীত করব, বাংলাকে আমরা শোষণ করব, বাংলাকে আমরা বঞ্চনা করব, তারা জেনে রাখে দিন, আপনার যত নেতা আছে নিয়ে আসুন। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, अगर आपका मानना है कि आप बंगाल को दबा देंगे तो मैं अपने शेड्यूल ले आई हूँ जितने लोग ले आना चाहते हैं। আমরা নেতা নই, আমরা হচ্ছে ঘর পোছার নেতা, অর্থাৎ আমরা পাবলিকের মাটির ঘরের লোক, আমরা ধান খেতের লোক, আমরা মেশিনে কাজ করার লোক, আমরা जमीनी लोग हैं, আমরা সাধারণ মানুষের লোক। মা বোনেরা আমার এর हम জন্য साधारण लोग हैं। তৈরি থাকুন। এই অসম্মান বাংলা করেছে, এত ভয় आपको जवाब देना होगा। চিফ মিনিস্টার মহিলা সেটা আমি আছি, এত ভয় আমাকে যে পুরো কেন্দ্রীয় সরকারটা সব অর্গানাইজেশনকে নিয়ে এই এই প্ল্যানিং তৈরি করেছে। আই এম রিয়েলি সরি, বাট আফটার দ্য ইলেকশন यू हैव टू इतना डर है कि एक केंद्र सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे इस्तेमाल किया है। and I will get the winning capacity and we are the winners. We are the street fighters, but we are the winners. We can show you the हम स्ट्रीट फाइटर्स हैं। Mr. Narendra Modi and Amit Shah. Please destroy. Whatever you will destroy, you will turn to destroy them all. Like the 2024 election. We will not let you go alone. We will fight the battle together. Thank you so much. I think আজকে আমার একটুকুই বলার ছিল, আশা করি I covered every point. सीधे सीधे एक बार फिर से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें गृह मंत्री। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर एक दिन में पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों नहीं जब अन्य राज्यों में किया जा रहा है। 8 चरणों में मतदान पर बड़ा सवाल खड़ा किया है ममता बनर्जी ने। राज्यवर्धन राठौर जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रही है टीएमसी के लोग स्ट्रीट फाइटर हैं, हम लड़ेंगे
लेकिन गृहमंत्री अपनी ताकत का गलत उपयोग न करे। 8 चरणों में क्यों कराया जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि 8 चरणों में होने से आपको शुरुआती एज तो मिल ही जाएगा? राज्यवर्धन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ममता जी ने जो कहा कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं, डर इसी बात का है। हम स्ट्रीट फाइटर नहीं हैं। हम सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम बैलेट की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जहां अलग विचार लोग रख सकते हैं। हम स्ट्रीट फाइटर नहीं हैं। ममता जी ने कहा कि क्या वो डरते हैं? हाँ, हम इस बात से डरते हैं कि वहां पर हत्याएं ना हो। हम इस बात से डरते हैं कि जो हमारी विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं और वो कम उम्र के जो युवा हैं, वो जो बाहर निकलते हैं और घर वापस नहीं लौटते, हम इस बात का डर है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं ममता जी। वो स्ट्रीट फाइटर हैं और वो जिस खूंखार राजनीति की बात कर रही हैं, वो वैसी राजनीति का समय अब हिंदुस्तान में खत्म हो गया है। और यही कारण है कि वहां पे 8 उसमें फेजेस के अंदर वहां पे चुनाव हो रहा है। इसी कारण से, ताकि जान की कोई हानि ना हो, मतदान हो, केवल मतदान हो। अगर पार्टी में इतना दम है तो लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें क्या भय है कि 8 फेजेस में हो या 10 फेजेस में हो या 1 फेज में हो? वहां तो ईवीएम मशीन से उनके भी वहां पर एजेंट्स बैठते हैं, हमारे भी उतने ही वहां बैठते हैं, उतने ही वहां पर ऑफिशियल्स बैठते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। जहां पर कंप्लेंट होती है वहां पर वापस से चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन जब इस बात को तय कर लेता है। हाँ। संजय जी से कमेंट लेती हूँ, फिर डॉक्टर अजय फौरन आपके पास आऊंगी। संजय जी, क्या वाकई इस आरोप में दम है जो वो कह रही हैं? 8 फेजेस में क्यों कराया जा रहा है? क्या इससे एज मिल सकता है बीजेपी को? जिस तरह से वो देख रही है उसमें क्या दलील सही है? संजय जी। हाँ, देखिए, अगर तथ्य के हिसाब से देखें, अगर हम कंस्टिट्यूंसी के नंबर से देखें कि कितनी कंस्टिट्यूंसी तमिलनाडु में है, कितनी कंस्टिट्यूंसी वेस्ट बंगाल में है, तो आपको कहीं लगता है कि क्यों इतने फेजेस में कराए जा रहे हैं। लेकिन फेजेस में चुनाव कराने का अर्थ ये नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसीज है। कंस्टिट्यूंसीज ये देखने की जरूरत है कि क्यों कराया जा रहा है। फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने की जरूरत है। इसी के लिए 8 फेजेस में कराने की जरूरत पड़ रही है। वो 8 फेजेस होंगे, 4 फेजेस होंगे। और मुझे लगता है कि एक पार्टी इस पर सवाल क्यों उठा रही है, क्यों दूसरी पार्टियां क्यों नहीं रिएक्ट कर रही? अगर एक पार्टी इस पर बार बार सवाल उठाती है तो लगता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। ठीक है, दोनों कांग्रेस और लेफ्ट के भी नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार, 8 फेजेस में करना कोई चाल है बीजेपी की? देखिए अंजना जी, जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो बीजेपी जब भी फेस वाइज इलेक्शंस होते हैं तो फिर पूरी तरह से प्रचार, क्योंकि इसका मतलब है कि एक समय में प्रचार खत्म नहीं होता। इसका मतलब है कि आप लगातार प्रचार करते रहेंगे। आप उस क्षेत्र में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप प्रचार करते रहेंगे। क्योंकि हमने बिहार में भी देखा है, तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि, क्योंकि उनको लगता है कि जहां पर उनका चुनाव जो है थोड़ा सा मुश्किल चुनाव है। आपने बिहार में भी देखा होगा, 8 फेज का मतलब है या 7 फेज या 4 फेज या 5 फेज बिहार में जो जिस तरह से उन्होंने किया था कि लगातार उनको प्रचार करने का मौका मिल जाता है। वो प्रधानमंत्री जी को उतार देंगे, फलाना। डॉक्टर अजय कुमार, क्लियर नहीं हो रहा आपकी बात। देखिए, मौका तो चुनाव प्रचार का सबको मिलेगा ना, तो ये तो ममता बनर्जी को भी मिलेगा। मेरा देखिए, और बीजेपी का क्या है सर, वो तो 2 मई को नतीजे आएंगे, अगले जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां का प्रचार शुरू कर देंगे 3 मई से। तो उनका तो अगले जो भी राज्य में चुनाव होता है वो होता है। स्टैंड क्या है आपका? क्या आप ममता बनर्जी के साथ हैं इस बात पर जो वो कह रही हैं? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव दिया जाता है वो हमेशा, और आजकल ये आम बात हो गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, क्योंकि इलेक्शन किस किस असेंबली सीट्स में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से प्रचार होती है, वो तो हमने बिहार चुनाव में भी देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप एक डेट में चुनाव करते हैं अंजना जी, तो एक डेट में सब प्रचार खत्म हो जाता है। इनका क्या है कि आकलन का न पहुंचना वहां पर सभी पार्टी को, और फिर जिस तरह से पैसे के जो है, जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट से प्रचार होगा, टीवी चैनल में प्रचार होगा, उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट विषय मैं पहले कहना चाहूंगा, जैसे दिलीप घोष जी से पहले वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनका कहना था इस देश की जनता से और बंगाल की जनता से पेट्रोल डीजल के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आखिरी में हिंदू मुस्लिम करके जो है ये चुनाव लड़ेंगे। और राठौर जी को मैं हमेशा एक बहुत ही परिपक्व प्रवक्ता है, लेकिन इनकी जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तुष्टीकरण की राजनीति तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है।
और उनका जो कॉमन डिनोमिनेटर कि हम इस देश में फाइनली हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव में उतर जाएंगे मैदान में, क्योंकि जिस पार्टी को जो है डीजल पेट्रोल के दाम पर इस तरह का जवाब देना, इनको मालूम है कि फाइनली हम जो है जमीन पर लोगों के बीच मुद्दा तो विपक्ष को ही बनाना होगा ना, वो तो आसान रास्ता खोजेंगे ही, वो तो आसान रास्ता खोजेंगे ही, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि 8 फेजेस में वो हिंदू मुस्लिम कर देंगे और एक फेज में नहीं कर पाते, इसके पीछे क्या दलील है? प्रोफेसर वार्ष्णेय, ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए प्रोफेसर वार्ष्णेय। अंजना जी 30 सेकंड दे दीजिए, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड में। पहली बात क्या है कि जब आप एक समय में चुनाव करते हैं तो देखिए बीजेपी में इस देश में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने जो एकत्रित किया है, सबसे ज्यादा इन लोगों को पूरी तरह से टीवी से लेके अखबार में जो 8 बार प्रचार करेंगे, कोई भी राजनीतिक दल जिस तरह से इनका जो है, जिस तरह से इन्होंने धन की जो है राशि एकत्रित की है, उस तरीके से पूरी तरह से टीवी चैनल का मिसयूज होगा। ठीक है, पैसा झोंकते हैं, प्रचार में ज्यादा डालते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। जल्दी से प्रोफेसर वार्ष्णेय एक कमेंट ले लूं सर, राज्यवर्धन जी लास्ट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपको भी लग रहा है कि दबाव में ये तारीखें घोषित की गई हैं? प्रोफेसर वार्ष्णेय, कुछ बचा है कि आपका बंगाल में सारे कार्यकर्ता तो आपके टीएमसी में चले गए सर? बिल्कुल, ये देखिए, ये आपका लॉजिक है। अभी भी बंगाल में तिकोना संघर्ष है और ये इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज में जो चुनाव रखा है, ये बीजेपी की सुविधा अनुसार रखा है, जिससे एक जिले के चुनाव प्रचार का ये दूसरे जगह पोलिंग वाले डे पे उसको यूज करते हैं। ऐसा इन्होंने बिहार में भी किया और खुल्लम खुल्ला किया है। और ये फ्रैगमेंट में चुनाव इसलिए भी करवाते हैं जिससे कि ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डीएम और एसडीएम की ड्यूटी लगाता है, सेक्टोरल मजिस्ट्रेट, और वो दूध के धुले नहीं है। वो दूध के धुले नहीं है, वो अल्टीमेटली केंद्र सरकार के पास पावर होती है उनकी ट्रांसफर की, प्रमोशन की। ये उनके अंडर आते हैं, स्टेट के होने के बावजूद भी। इसलिए आप देखिए कि हमारा ये मानना है कि बीजेपी भोंडा पैसा लगाएगी और अल्टीमेटली वो अजय कुमार सही कह रहे हैं कि ये त्रिकोणीय चुनाव में पैसे जाएंगे राम मंदिर पे, जाएंगे बेरोजगारी पे नहीं, पेट्रोल डीजल पे नहीं, क्या कहते हैं, शिक्षा के निजीकरण पे नहीं, पूरे देश को बेच रहे हैं। एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच देंगे, सब कुछ निजीकरण कर देंगे, सरकार सिर्फ सरकारी रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ये कहेंगे सरकार भी हम प्राइवेट कर रहे हैं, सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ये इनका ये खेल है। और इसलिए राज्यवर्धन जी जो ये कह रहे थे कि साहब 200 वर्कर मर गए, भाई साहब हमारे 185 मरे हैं। आपके मध्य प्रदेश और गुजरात में कितने आपने विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मार दिया? सबका आपने वही खेल किया है, सुसाइड किया है, हत्या नहीं हुई है, व्यक्तिगत झगड़ा है, या ये है। आप यही खेल करते हो। आप और टीएमसी दोनों एक ही चाली के चट्टे बट्टे हो, दोनों करप्ट हो। आप बस फेयर एंड लवली लेके चलते हो। टीएमसी के शारदा स्कैम के टेंटेड MP आपके यहाँ आ गए तो उन्होंने फेयर एंड लवली लगा ली, वो ईमानदार हो गए। ये कौन सा खेल है भाई? ठीक है, सियासी सेंधमारी से आप लोग जो फायदा उठा रहे हैं, देखिए 3-4 बड़ी बातें आई हैं राज्यवर्धन जी, अब उसका आप जवाब दीजिए। सबसे पहले उनका ये कहना है कि आप लोग 8 फेजेस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हर फेज में बहुत पैसा झोंकेंगे, आप इसको हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप पेट्रोल डीजल की कीमतों और किसानों के मुद्दे से पूरे चुनाव को बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करेंगे और खूब सारा पैसा झोंकेंगे जो आपके पास है। सिर्फ जवाब दीजिए राज्यवर्धन। देखिए, जहां तक बात है कि अलग अलग फेजेस में है, उसका कारण आप सबके सामने है कि हिंसा है। अभी CPI के जो नेता हमारे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उन्होंने जो आंकड़ा दिया, तो क्या वो नहीं चाहते कि ऐसी हत्याएं ना हो? हम सब चाहते हैं कि ऐसी हत्याएं नहीं हो। और क्योंकि ये बहुत ही वायलेंट इलेक्शन होने वाला है, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि मतदाता अपने विश्वास से घर से निकल सके और घर वापस आ सके, मतदान कर सके, लोकतंत्र है। अजय जी बात कर रहे थे कि जो मुझे जवाब देने दीजिए। अजय जी जो बात कर रहे थे तुष्टीकरण की, चलिए हम तुष्टीकरण को एक बार छोड़ देते हैं। हम अजय जी ने कहा कि तुष्टीकरण की बात करिए, हम तुष्टीकरण को एक बार छोड़ देते हैं। आप ये बताइए कि जो वहां पर आयुष्मान भारत की योजना है वो नहीं नीचे पहुंचने दी आप लोगों ने। आप बताइए कि जो सम्मान निधि है किसानों की, तकरीबन 70 लाख किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि नहीं मिली। उसमें क्या राजनीति कर रहे थे आप? तुष्टीकरण को छोड़िए, आप जो सरकार की जो योजना है वही आप नीचे तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। मेरे कुछ और प्रवक्ता बीच में अलग अलग सरकार की योजनाओं के बारे में बोल रहे थे,
तो चुनाव होने दीजिए सरकार की योजनाओं के ऊपर। पूरे देश के अंदर न जाने कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मॉडल है विकास का उसको समर्थन दिया है और उनकी सरकार को का स्वागत करा है। तो यहाँ पे भी चुनाव होने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। यही तो राजनीति, यही तो लोकतंत्र है कि चुनाव की जो हमारी जो नीतियां होती हैं वो उसके ऊपर चयन होता है। शाकिर अली जी, क्यों कमजोर पिच पर वो आएंगे? एक सेकंड पहले सवाल तो सुनिएगा सर। क्यों कमजोर पिच पर वो आएंगे? उनको ये पता है कि पेट्रोल डीजल का नाम वो थोड़ी लेंगे, तो विपक्ष को लेना था। लेकिन यहाँ तो आप लोग भी उस पिच पर आ गए हैं जिस पर बीजेपी बैटिंग करना चाहती है। यहाँ तो आप भी पूजा और ऐसी तस्वीरें सामने रख रहे हैं जिसके जरिए आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक बंटने का डर है असदुद्दीन ओवैसी के आने से बिहार में हुआ था, अब उसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि कम से कम जो मेजोरिटी, जो हिंदू मेजोरिटी है, उसकी नाराजगी थोड़ी कम की जाए। देखिए अंजना जी, आज क्या हल्ला बोल में तो बहुत ही अच्छा रहा। आज राठौड़ी जी का दिन अच्छा बहुत रहा। और बीजेपी दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं ये। सुनिए, देखिए आज जो है आपने ममता बनर्जी को इनके माँ दुर्गा के रूप में आपने दिलीप घोष जी ने देखा, उनका स्टेटमेंट हम सुन रहा था। देखिए कल का दिलीप घोष का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि भारत के और बंगाल के लोगों के इनकम में इजाफा हुआ है, इसलिए अगर गैस का दाम बढ़ता है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। आप बताइए कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी चली गई, कैसे कैसे लोग कहां चले गए, और वो उनका बयान है कि लोगों का इनकम बढ़ा है। ठीक है, आज जो ये वैलिड पॉइंट आपने उठाया है, यही मुद्दों को उठाइए ना जल्दी से, बस एक लाइन में इसका रिस्पॉन्स जल्दी से। राज्यवर्धन जी, वक्त कम, बहुत कम है। देखिए, ये पेट्रोलियम के दामों की अगर हम चर्चा करें तो लंबी होगी। मैं संक्षिप्त में कहता हूं कि पेट्रोल बाहर से आता है और बाहर के देश तय करते हैं पेट्रोल के दाम क्या होंगे। अब जहां तक टैक्स और जो सेस की बात है, वो देखिए राज्य सरकार भी लगा रही है और केंद्र सरकार भी लगा रही है। अब अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने अपना सेस, अपना जो टैक्स है वो कम नहीं करा था। अब अभी 4-5 दिन पहले कुछ राज्यों ने थोड़ा सा कम करा है। तो देखिए ये अभी जो पेट्रोल के जो दाम है उन सब से ये भी देखिए कि लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा संस्थानों का। वो सब ठीक है सर, लेकिन मिडिल क्लास बहुत प्रभावित है इस बात से। 35 रुपए है बेस प्राइस पेट्रोल का दिल्ली में, लेकिन 53 रुपए से ज्यादा उस पर लग जाता है टैक्स, केंद्र और राज्य दोनों को। ऐसा ही कमोवेश हर राज्य में होता है, सबसे ज्यादा राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और इसीलिए वहां पर कीमतें इतनी ज्यादा है। बहरहाल ये तमाम मुद्दे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये सब तय होगा, लेकिन हम आपको बता दें 2 मई को ये तय हो जाएगा कि किसकी मुकद्दर बनी रहेगी, किसकी बिगड़ेगी। 8 का ठाठ आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा, क्योंकि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में होना है मतदान। ममता बनर्जी अभी से आग बबुलाएं कह रही है कि एक फेज में होना चाहिए था, गृह मंत्री का दबाव नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ताकत का। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए।